एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उत्तर के विशाल मैदान के अध्ययन करने के बाद में हम इसके अब जो अलग डिवाइडेशन है, अलग विभाजन, उनके बारे में अध्ययन करें। अलग विभाजन की बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान को जो भौतिक प्रदेश के रूप में है वो प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ट्रांस गंगा का मैदान। पहला है ट्रांस गंगा का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चौथा है पूर्वी राजस्थान का मैदान। इनकी इस प्रकार से ये जो 4 क्षेत्र हैं, इनमें उत्तर का विशाल मैदान है, इससे प्रमुख रूप से प्रभावित किया गया है। उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो ट्रांस गंगा का मैदान वह भाग है जो गंगा का ऊपरी क्षेत्र है। इसके बाद में गंगा का मैदान, गंगा का अधिकांश क्षेत्र इसमें शामिल होता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्व में जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र के मैदान को ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का मैदान, ये जो 4 प्रदेश हैं, इन 4 प्रदेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गंगा, ट्रांस गंगा का मैदान। सबसे पहले हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है ट्रांस गंगा का मैदान। कौन सा मैदान है? ट्रांस गंगा का मैदान। ट्रांस गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इस मैदान का जो विस्तार है वो भारत के 2 राज्यों पंजाब एवं हरियाणा में है। पंजाब एवं हरियाणा में। कौन से राज्य में है? पंजाब एवं हरियाणा राज्य में है। इन दोनों नदियों के ये जो दोनों क्षेत्र हैं, पंजाब और हरियाणा राज्य वाला ये जो क्षेत्र है गंगा का मैदान, ये कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो वो नदियां हैं सतलज एवं यमुना नदियां। सतलज एवं यमुना नदियों के द्वारा निर्मित जो उत्तर का विशाल मैदान वाला भाग है, उस भाग को किसके नाम से जाना जाता है? उसे ही ट्रांस गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ही ट्रांस गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ट्रांस गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैदान है, इस मैदान के बाद में जो जल का प्रवाह है, यानी कि पंजाब का जो अंबाला नगर है, पंजाब हरियाणा की सीमा पर जो एक नगर है उसका नाम है अंबाला नगर। कौन सा नगर है? अंबाला नगर। अंबाला है वो हिमालय पर्वत की जल विभाजन का कार्य करता है। हिमालय पर्वतीय जो अपवाह तंत्र है, हिमालय पर्वतीय जो अपवाह तंत्र है, उसमें जल विभाजक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जल विभाजक। जल विभाजक का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? जल विभाजक का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? अंबाला नगर के द्वारा किया जाता है। जल विभाजक के वह धरातल का वह ऊपर उठा हुआ भाग जो जलीय क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करता है या जल प्रवाह को 2 दिशाओं की तरफ अपवाहित करता है, उसे जल विभाजक तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करते हैं कि भारत में जो जल विभाजक रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक है। हम भारत का जो भौतिक प्रदेश है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो भारतीय भौतिक प्रदेश को प्रमुख रूप से जल विभाजक तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो जल विभाजक तंत्र के आधार पर इससे आप अनेक प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये भारत प्रदेश है, यहाँ पर ये जो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर अंबाला नगर है, अंबाला नगर अरावली पर्वतमाला है। ये यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और ये पश्चिमी घाट वाला भाग है। ये भारत का जल विभाजक तंत्र है। इसको भारत की जल विभाजक रेखा, भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? इसे भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर, जो अंबाला नगर है। अब इसके बाद में इसके इधर बहने वाली सभी नदियां हैं वो अपने जल का विसर्जन कहाँ पे करती हैं? अरब सागर में करती हैं। कहाँ पे करती हैं? अरब सागर में। और इसके इस साइड में बहने वाली सभी जो नदियां हैं वो अपने जल का विसर्जन कहाँ पे करती हैं? वो अपने जल का विसर्जन कहाँ पर करती हैं? वो अपने जल का विसर्जन करती हैं बंगाल की खाड़ी में। ऐसी स्थिति में नदी विसर्जन के आधार पर हम भारत में अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो दो भागों में होगा, एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह प्रारूप को, ये जो जल विभाजक रेखा आपको मानचित्र में जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन की बात करते हैं तो ये ब्लैक लाइन है वो भारत की मुख्य जल विभाजक रेखा है और ये भारत के जल प्रवाह को पूर्व एवं पश्चिम दो भागों में बांटती है। यहाँ पर अंबाला नगर, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और ये सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट, ये भारत में जल विभाजक का प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। तो यानी कि ट्रांस गंगा का जो मैदान है, ये ट्रांस गंगा का मैदान, इसे पंजाब व हरियाणा का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदानी भाग में प्रमुख रूप से जो नदी प्रवाहित होती है वे नदियां सतलज एवं यमुना नदियां हैं, जिस कारण इसे सतलज एवं यमुना का मैदान भी कहा जाता है। अंबाला नगर है, ये जल विभाजक के लिए प्रमुख रूप प्रसिद्ध है, यानी कि जल विभाजक का कार्य कौन सा नगर करता है? अंबाला नगर करता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने अध्ययन किया था कि प्रमुख रूप से जब नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो विभिन्न प्रकार के शिलाकृतियों का निर्माण करती हैं। उन शिलाकृतियों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था, जिनमें भाबर के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने तराई प्रदेश के बारे में अध्ययन किया, भाबर प्रदेश के बारे में अध्ययन किया, तराई प्रदेश के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हमने खादर के बारे में अध्ययन किया और खादर प्रदेश के बाद में हमने किसके बारे में अध्ययन किया? बांगर प्रदेश के बारे में अध्ययन किया। तो खादर प्रदेश, भाबर प्रदेश में हमने जाना कि जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जहाँ पर नदियाँ कैसे दिखाई देती हैं? लुप्त होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो गोलाश्मों का जो जमाव हो जाता है, गोलाश्मों का जो जमाव हो जाता है, इस जमाव के कारण यहाँ पर नदियाँ बहती हुई दिखाई नहीं देती। इसके बाद में हम बात करते हैं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश तो यहाँ पे नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं, नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं, जहाँ पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है, वन पाया जाता है, इसको तराई प्रदेश कहते हैं। खादर नदियों की नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, नदियों के नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, नदियों के नवीनतम जलोढ़ निक्षेप वो क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। बांगर की अगर हम बात करते हैं तो बांगर प्रदेश से नदियों के प्राचीनतम जलोढ़ निक्षेपों, नदियों के प्राचीनतम जलोढ़ जो निक्षेप हैं, इन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहा जाता है? इनको भी क्या कहा जाता है? इनको भी बांगर कहा जाता है। इसके बाद की हम बात करते हैं तो इनके अलावा यहाँ पर अधिक जो जैसे धोरोज क्षेत्र, एक और अलग शब्दावली है धोरोज। धोरोज क्षेत्र की बात करते हैं तो इस ट्रांसगंगा के मैदान में धोरोज क्षेत्र कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? यानी कि जो सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र है उसमें जो प्राचीन परिव्यक्त शुष्क नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, प्राचीन शुष्क नदी घाटियाँ, यानी कि सिंधु नदी क्षेत्र के अंदर, सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र के अंदर, सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र के अंदर जो प्राचीन शुष्क नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, इन प्राचीन शुष्क नदी घाटियों को क्या कहा जाता है? इन प्राचीन शुष्क नदी घाटियों को धोरोज कहा जाता है। थांड की अगर हम बात करें, थांड की अगर हम बात करें तो ये जो प्राचीन शुष्क नदी घाटियाँ हैं, जब इनमें खारे नदी की, खारे जल की
खारे जल का एकत्रण होकर, खारे जल का एकत्रण होकर जब झीलों का निर्माण हो जाता है, खारे जल का एकत्रण होकर जब झीलों का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे थांड कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, थांड कहा जाता है। इसके अलावा रेह या कलर, यानी कि जो लवणीय खारे प्रदान की पदार्थों के कारण रेह या कलर, रेह या कलर से क्या तात्पर्य है कि ये खारे जल की एकत्रण के कारण जब लवणीय मिट्टी का विस्तार हो जाता है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है कौन से क्षेत्रों में, जहां पर खारे जल का एकत्रण हो जाता है, तो इस लवणीय मिट्टी को ही कौन सी मिट्टी कहा जाता है, इसे रेह या कलर मिट्टी कहा जाता है। इसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है, इसे रेह या कलर मिट्टी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बोला जाए तो यहाँ पर चूना पत्थर युक्त चट्टानें भी पाई जाती हैं। यहाँ पर चूना पत्थर युक्त जो चट्टानें पाई जाते हैं, इन चट्टानों को कमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमंड कहा जाता है। तो ये ट्रांस गंगा का मैदान था जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। ट्रांस जो गंगा का मैदान है ये पंजाब हरियाणा के अंदर फैला हुआ है, जिस कारण इसे ट्रांस गंगा का मैदान या गंगा पार का मैदान भी कहा जाता है, यानी कि गंगा के उस पार। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर गंगा बहाई नहीं जाती। ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार होता है। तो गंगा पार का मैदान यानी कि पश्चिम की तरफ वह क्षेत्र जहाँ पर गंगा है, नदी प्रवाहित नहीं होती, उसे ट्रांस गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में है। यहाँ पर बहने वाली, यहाँ पर जो नदियाँ मैदान का निर्माण करती है वो नदियाँ कौन सी हैं, सतलज व यमुना नदियाँ हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश पाए जाते हैं। इसके अलावा दोहरोज कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, प्राचीन जो शुष्क नदियों की घाटियों वाला क्षेत्र कौन से अफवाह क्षेत्र में, सिंधु नदी अफवाह क्षेत्र में उसे दोहरोज कहा जाता है। थांड किससे कहा जाता है, तो इसी क्षेत्र के अंदर खारे जल का एकत्रण होता है, यानी कि खारे जल की झीलों का निर्माण होता है, जिसे थांड कहते हैं। यहाँ पर जो लवणीय मिट्टी पाई जाती है उसे रेह या कलर कहा जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर युक्त जो चट्टानें यहाँ पर जो पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कमंड कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये था ट्रांस गंगा का मैदान। ट्रांस गंगा के मैदान की अगर हम आगे बात करते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इनके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में इसका दूसरा जो प्रकार है वो है गंगा का मैदान। दूसरा जो प्रकार है उस प्रकार की बात करते हैं तो वो कौन सा है, गंगा का मैदान। हमने जिसके बारे में अध्ययन किया इससे पहले वो ट्रांस गंगा के मैदान के बारे में अध्ययन किया। ट्रांस से तात्पर्य पार से होता है, यानी कि गंगा के पार भी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और ये मैदान कौन सी नदियों से हुआ है, ये जो मैदान हुआ है ये जिन नदियों से इन मैदान का निर्माण हुआ है उसमें सतलज और जो यमुना नदियां हैं इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है गंगा का मैदान। दूसरा कौन सा है, गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान, गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो गंगा का मैदान है, इसे प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। गंगा का जो मैदान है इससे गंगा के मैदान को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है, गंगा के मैदान को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं जिनमें गंगा के मैदान को विभाजित किया जाता है। तो गंगा के मैदान को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 हैं, निचला गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान। एक तो है निचला गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान। एक है निचला गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान। इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर अगर इन राज्यों की बात करते हैं जहाँ पर ये गंगा के मैदान का विस्तार हुआ है, इनमें दक्षिण हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को शामिल किया जाता है। यानी कि
ऊपरी गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि दक्षिण हरियाणा है, मध्य में उत्तर प्रदेश एवं बिहार को शामिल किया जाता है, और निम्न या निचले गंगा के मैदान की बात करते हैं तो उसमें पश्चिम बंगाल को शामिल किया जाता है। उसमें किसको शामिल किया जाता है? पश्चिम बंगाल को शामिल किया जाता है। यानी कि गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक निचला गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान। तो निचला जो गंगा का मैदान है इसमें पश्चिम बंगाल, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में है। मध्य गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार कौन से राज्य में है? इसका विस्तार उत्तर प्रदेश से एवं बिहार राज्य में है। ऊपरी गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार है वो कहाँ पे है? दक्षिण हरियाणा राज्य में। तो ये जो गंगा का मैदान है इसके बारे में बात करें तो गंगा नदी का जो पूर्णतः अफवाह वाला क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। अगर हम देखा जाए तो गंगा नदी के जो मैदान है, इस मैदान के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसमें घटती जाती है। गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर और वर्षा की मात्रा का घटना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून के अंदर जो मानसूनी वर्षा, यानी कि मध्य जो गंगा का मैदान है, ये जो गंगा का मैदान है, ये गंगा का मैदान कृषि के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर होता है। यानी कि मानसूनी जो वर्षा के द्वारा सर्वाधिक भारत में कृषि जिस क्षेत्र में होती है वो किस में होती है? गंगा के मैदान में होती है। और मानसूनी वर्षा की विशेषता की बात की जाए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान जो उत्तर का विशाल मैदान होता है इसमें वर्षा की बढ़ने की प्रवृत्ति कौन सी दिशा में होती है, वर्षा की घटने की प्रवृत्ति कौन सी दिशा में होती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर हम जाते जाएंगे वर्षा की मात्रा में क्या होती जाएगी? कमी आती जाएगी। वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अगर बढ़ने की बात करें तो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, किधर से किधर की ओर जाएंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। वर्षा कैसी होगी? धनात्मक होगी। वर्षा की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसका प्रमुख कारण क्या होगा? क्योंकि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मानसूनी जो पवनें होती हैं उनके अंदर वर्षा करने के लिए किसका होना जरूरी है? आर्द्रता का होना जरूरी है। और समुद्र के पास में मानसूनी पवनों में आर्द्रता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे मानसूनी पवनें धरातल पर आगे की ओर बढ़ती जाएंगी उनके अंदर आर्द्रता है उसमें क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल राज्य, उत्तर के विशाल मैदान में स्थित पश्चिम बंगाल राज्य जो सबसे पूर्व में स्थित है, ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। फिर इसके बाद में बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली तक हम जैसे जैसे जाते जाएंगे वर्षा की मात्रा में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो क्षेत्र है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जिस कारण यहाँ पर जो कृषि, जिन फसलों की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है वो है चावल व गेहूँ। चावल व गेहूँ, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में उत्तर के विशाल मैदान में जिस फसल की कृषि की जाती है वह कृषि कौन सी है? वह कृषि, उसमें चावल व गेहूँ की कृषि की जाती है। जो कौन से क्षेत्रों में की जाती है? मध्य गंगा के मैदान है, ऊपरी गंगा के मैदान है, निचली गंगा के मैदान, इनमें की जाती है। ऊपरी गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है? ये गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के वे क्षेत्र जहां पर नहरों के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है, तो उन क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से क्या किया जाता है? तो उन क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से गेहूं की कृषि की जाती है, जहां पर वर्षा के अलावा अगर नहरों के माध्यम से जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है तो वहां पर किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मध्य गंगा का जो मैदान है, मध्य गंगा के मैदान के अंदर, मध्य जो गंगा का मैदान है, यहाँ इस मैदान को 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। इस वर्षा रेखा के पूर्व में चावल की कृषि अधिक की जाती है और इसके पश्चिम क्षेत्र में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है।
यानी कि आपके एग्जाम में जिस प्रकार से राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, यानी कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश में देखा जाए तो बराबर दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, राजस्थान को मध्य से दो भागों में बांटती है, पूर्व पश्चिम में। उसी प्रकार से उत्तर के विशाल मैदान को बराबर दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और इस वर्षा रेखा के जो पूर्वी भाग है वहां पर सर्वाधिक किसकी कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है। और इसके पश्चिम में प्रमुख रूप से कौन सी कृषि की जाती है, इसके पश्चिम में प्रमुख रूप से चावल की, गेहूं की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो गंगा का मैदान है इसे प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक भाग है निचली गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान। अब निम्न गंगा के मैदान में जिस प्रकार से हमने ट्रांस गंगा के मैदान के अंदर पढ़ा था ना कि वहां पर क्या क्या पाए जाते हैं, तो ट्रांस गंगा के मैदान में हमने देखा कि वहां पर प्रमुख रूप से जो शिलाकृतियां पाई जाती है, उन शिलाकृतियों की बात करते हैं तो उन शिलाकृतियों के अंदर प्रमुख रूप से जो भाबर प्रदेश है, बांगर प्रदेश है, खादर है, ये सभी प्रदेश उसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो निम्न गंगा का मैदान है, इस निम्न गंगा के मैदान में कौन कौन सी ऐसी शिलाकृतियां पाई जाती हैं जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इनमें सबसे पहले है बारिंद। निम्न गंगा के मैदान में, निम्न जो गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान है, इस निम्न गंगा के मैदान में प्रमुख रूप से जो अलग अलग शिलाकृतियां पाई जाती हैं, इनमें है बारिंद, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, बारिंद किससे कहते हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो बारिंद किस क्षेत्र को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर जो लवणीय मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, यहाँ पर लवणीय मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। इस लवणीय मिट्टी के निक्षेपों को क्या कहा जाता है, इस लवणीय मिट्टी के निक्षेपों को क्या कहा जाता है, बारिंद कहा जाता है। इसके बाद में बिल, ये जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, डेल्टाई क्षेत्र हैं, इन डेल्टाई क्षेत्रों में जो दलदली भूमि पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है, ये जो दलदली मिट्टी पाई जाती है इसे क्या कहा जाता है, इसे बिल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे बिल कहा जाता है। चार डेल्टाई भागों में उच्च भूमि क्षेत्र, इन्हीं डेल्टाई भागों में, डेल्टाई भागों में उच्च भूमि क्षेत्र, डेल्टाई भागों में उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है, डेल्टाई भागों में उच्च भूमि क्षेत्र है वो चार्स कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्स कहलाता है। तो बारिंद यानी कि पश्चिम बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर जो लवणीय मिट्टी पाई जाती है, इससे क्या कहा जाता है, इसे प्रमुख रूप से बारिंद कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में ही स्थित है और ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बिल किससे कहते हैं, यानी कि इस डेल्टाई क्षेत्रों में जो दलदली मिट्टी पाई जाती है, इस दलदली मिट्टी को क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। डेल्टाई भागों में उच्च भूमि क्षेत्र भी पाए जाते हैं जिन्हें प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है, चार्स कहा जाता है। जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टे वाला जो भाग है, इस सुंदरवन डेल्टे वाले भाग में इसको सुंदरी, यानी कि सुंदरी वृक्ष की स्थिति के कारण, सुंदरी वृक्ष की उपलब्धता के कारण, सुंदरी वृक्ष की उपलब्धता के कारण इसे कौन सा डेल्टा कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टे वाला जो भाग है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, ये वन कौन से हैं, मैंग्रोव वन है। ये वन कौन से हैं, ये मैंग्रोव वन है, जिन्हें ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें कौन से वनों के नाम से भी जाना जाता है, ज्वारीय वनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यानी कि यहाँ पर डेल्टाई भागों में जो उच्च भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्रमुख रूप से चार्स कहा जाता है, चार्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो हमने पढ़ा कि
बारिंद के बारे में पढ़ा, पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है, लवणीय मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियों के द्वारा किया जाता है? यानी कि जो दो नदियां हैं, एक है गंगा और दूसरी है ब्रह्मपुत्र, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के मिलने से कौन से डेल्टे का निर्माण होता है? सुंदरवन डेल्टे का निर्माण होता है। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर प्रमुख रूप से मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन एवं ज्वारीय वन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में 2 नंबर पे है सुंदरवन डेल्टा, इनकी भारत के डेल्टाई क्षेत्र भी आप बोल सकते हो। और 3 नंबर पे है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। यानी कि सुंदरवन डेल्टाई जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि समुद्री तरंगों के माध्यम से टरबाइन चला करके समुद्र तटीय क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। और ज्वारीय ऊर्जा भारत में एकमात्र कौन से स्थान पर की जाती है? सुंदरवन डेल्टाई जो प्रदेश है वहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर के विशाल मैदान में गंगा के मैदान के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में 3 नंबर पे जो बांटा गया है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को 3 नंबर पे जो प्रमुख रूप से विभाजित किया गया है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो उपवास क्षेत्र है वो सर्वाधिक जिस राज्य में पाया जाता है वो राज्य है असम। असम राज्य में प्रवाहित होने के बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम मेघालय राज्य में प्रवाहित होने के बाद में कौन से देश में प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी पूर्वी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसका विस्तार भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन से मैदान का विस्तार है? ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, जो कि यानी कि इसका सर्वाधिक भाग कौन से देश में है? चीन में है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी आपको बताई थी गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम के जोरहाट जिले में। असम के कौन से जिले में? जोरहाट जिले में। और इस द्वीप का नाम कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में कई द्वीप पाए जाते हैं, जिससे संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा स्थित है? माजुली द्वीप स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप को माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ भूगोलवेत्ता हैं, कुछ विद्वानों ने ये माना है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ब्राज़ील के अंदर विश्व की अफवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी, जिसे हम अमेजन नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? अमेजन नदी अफवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी, अफवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी। इस नदी के अंदर एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप का नाम है मराजो द्वीप। उस द्वीप का नाम क्या है? मराजो द्वीप। उस द्वीप का नाम क्या है? मराजो द्वीप है। उसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में जोरहाट के निकट स्थित माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ विद्वानों का क्या मानना है? कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्राज़ील की जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक अफवाह वाली नदी है।
अफवाह है, यानी कि इसका नदी द्रोणी सबसे बड़ी है। जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है वो है मिस्र की नील नदी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो नील नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से अधिक है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो ब्राज़ील की अमेजन नदी है, इस अमेजन नदी में एक द्वीप है, उसका नाम है मराजो द्वीप। उस द्वीप का नाम क्या है? मराजो द्वीप है। इस मराजो द्वीप को वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानते हैं। जबकि अब तक की जो सभी एग्जाम है और सबसे बड़ा द्वीप है वो किसको मानते हैं? माजुली द्वीप को मानते हैं, जो असम के अंदर स्थित है। इसके बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे इसका चौथा प्रकार, वो है पूर्वी राजस्थान का मैदान। पूर्वी राजस्थान के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान का मैदान है ये गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है, यानी कि गंगा के मैदान के पश्चिम में जो भारत का राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, राजस्थान राज्य का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जिसे हम पूर्वी मैदानी भाग के नाम से जानते हैं, इसको राजस्थान के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसे राजस्थान के मरुस्थलीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान की अगर हम बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान के मैदान के नाम से जानते हैं, तो इस पर भारतीय थार के मरुस्थल का, यानी कि भारतीय थार के मरुस्थल का ही भाग है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय थार के मरुस्थल का जो विस्तार है ये प्राचीनतम सरस्वती नदी, यानी कि थार का जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से दो प्रकार की नदियाँ, दो प्रकार के जल के अवशेष पाए जाते हैं। एक खारे जल के अवशेष और दूसरे मीठे जल के अवशेष। एक खारे जल के अवशेष और दूसरे मीठे जल के अवशेष। एक खारे जल के अवशेष, दूसरे मीठे जल के अवशेष। खारे जल के अवशेष इनको टेथिस सागर के अवशेष माना जाता है। खारे जल के अवशेष को किसका माना जाता है? टेथिस सागर के अवशेष माना जाता है। और मीठे जल को किसका अवशेष माना जाता है? और मीठे जल को माना जाता है, वो किसका अवशेष माना जाता है? मीठे जल को जो माना जाता है वो माना जाता है सरस्वती नदी का अवशेष। सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आज से 60,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर सरस्वती नदी प्रवाहित हुआ करती थी। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि जहाँ पर वर्तमान का थार का मरुस्थलीय प्रदेश स्थित है, इस थार के मरुस्थलीय प्रदेश की जगह कौन सी नदी प्रवाहित हुआ करती थी? प्राचीन समय में सरस्वती नदी थी, वो प्रवाहित हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कुछ जो, जैसे मान लीजिए थार का गढ़ा चंदन जो नलकूप है उसे कहा जाता है, जैसलमेर में स्थित चंदन नलकूप, जैसलमेर में स्थित चंदन नलकूप, इसको क्या कहा जाता है? इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। और थार का गढ़ा कहा जाने का प्रमुख कारण क्या है कि ये मीठे पानी के अवशेष, यहाँ पे क्या पाया जाता है? मीठा पानी, यानी कि पूरे थार के रेगिस्तान में जहाँ पर पीने योग्य जल की नितांत कमी पाई जाती है, इस क्षेत्र के अंदर भी मीठे जल के जो अवशेष पाए जाते हैं, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है। किसको? चंदन नलकूप को। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन समय की जो वर्षा छत जल संग्रहण पद्धति, वर्षा छत जल संग्रहण पद्धति, इसका उपयोग राजस्थान में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, राजा महाराजाओं के काल से ही किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण पद्धति के बाद में अगर हम बात करते हैं इस सेक्टर की, तो अगली बात यह है कि यहाँ पर जो भूमिगत जल टैंक बनाए जाते हैं, भूमिगत जल टैंक बनाए जाते हैं, इन भूमिगत जल टैंकों को किसके नाम से जाना जाता है? टांका के नाम से जाना जाता है। इन्हीं भूमिगत जल टैंकों को किसके नाम से जाना जाता है? टांका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान है, इस पूर्वी मैदान का जो निर्माण होता है बनास व उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। बनास व उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी सहायक नदी, बनास व उसकी सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? पूर्वी मैदान है राजस्थान के, इसका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से हमने भारत के एक अन्य प्रमुख भौतिक प्रदेश जिसके बारे में अध्ययन किया वो था उत्तर का विशाल मैदान।
आगे के चैप्टर के अंदर हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।